एवरीवन, आप सभी के लिए आज बहुत ही अच्छे टॉपिक लाए हैं। आज का वीडियो देखने के बाद आपको ना बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में 95% लगभग नंबर लाने में मदद आने वाली है, क्योंकि आज का ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 4 वाले रैखिक समीकरण चैप्टर से आपका जितना ऑब्जेक्टिव होगा क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे। और जो भी मतलब बिहार बोर्ड पहले मतलब बिहार बोर्ड एग्जाम में आपको देखने के लिए मिला होगा या फिर मिलने वाला है, वही सब क्वेश्चन को अभी टारगेट कर रहे हैं। तो आप यदि वीडियो स्किप करिएगा तो आपको समझ में हो सकता है नहीं आए, इसलिए वीडियो को आपको स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल बात कीजिएगा तो आपको मतलब समझ में भी अच्छी तरह से आएगा और साथ में ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करना है। और वीडियो के लास्ट तक में हम आपको बताएंगे कि आपका 90% कैसे कर सकते हैं। ये पर्सनली मैथ में आप कैसे ला सकते हैं, ठीक ना। आप मैथ में मतलब 95% कैसे ला सकते हैं आपको वीडियो के अंत तक में बताएंगे, एक निंजा ट्रिक बताएंगे, ठीक ना। इसलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए आइए आज के वीडियो देखते हैं, ऑब्जेक्टिव से शुरुआत करते हैं। देखिए तो मेरा पहले दिया समीकरण युग में इतना इतना का दिया हुआ है, ए एक्स ए वन एक्स और बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 और ए टू एक्स एक्स वन और बी टू वाई और सी टू इक्वल टू 0 का हल क्या होगा, क्या हल होगा। देखिए और बोल रहा है यहाँ पर ए वन बटे ए टू बराबर नहीं बी वन बटे बी टू का। देखिए आप द्विघात 2 4 वाले रैखिक समीकरण यदि अच्छे से पढ़े होंगे चैप्टर तो आपको पढ़ाया गया होगा कि ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू। यदि आपका रहेगा, यदि ए वन बटे ए टू और बी वन बटे बी टू और सी वन बटे सी टू यदि आपका रहेगा तो इसका देखिए ग्राफ क्या होगा। देखिए तो इसका ग्राफ क्या होगा, देखिए तो इसका संगत होगा और क्या होगा, इसका ग्राफ क्या होगा, संगत होगा तो संपाती होगा ना, संपाती होगा तथा और क्या बताया गया होगा कि संगत होगा संपाती होगा तो इसका कितने हल होंगे। इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो इसका कितना हल होगा। देखिए तो इसका अनेक हल होगा, कितना होगा, अनेक हल होगा, इसका अनेक हल होगा, ठीक ना। और आपको बताया होगा कि ए वन बटे ए टू इक्वल टू नॉट बी वन बटे बी टू। तो इसमें आपको बताया गया होगा ऐसा जो होगा, ऐसा मेरा जो ग्राफ है किस तरह से कटेगा, इसमें प्रतिच्छेदी करेगा, पहले प्रतिच्छेदी करेगा और इसका संगत होगा या संगत होगा ये भी पूछेगा आपको, तो इसी में क्लियर कर लेते हैं। तो ये संगत होगा और इसका संगत होगा और इसका कितने हल होंगे इसका। देखिए तो इसका एक हल होंगे, कितना, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल, ठीक ना। अद्वितीय हल का मतलब होता है एक हल होगा इसका। और ग्राफ जो इसका कटेगा किस तरह से कटेगा, मान लीजिए आपका ग्राफ कटेगा जो ऐसे कटेगा, मान लीजिए यहाँ पर होगा तो एक हल होगा और यदि ग्राफ आपका मिल रहा है तो मतलब संग कर रहा है तो संगत होगा, ठीक ना। जैसे यहाँ पर भी देखिए संपाती का मतलब क्या हुआ, एक ग्राफ इधर से जाएगा तो दूसरी ग्राफ भी इधर से जाएगा तो क्या हो जाएगा, संगत होगा, इसका अनेक हल होगा। देखिए तो यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी इसका अनेक हल हो जाएगा। और यह संपाती इसलिए है क्योंकि दोनों एक दूसरे पर समान है, इसलिए संपाती हुआ, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए तो प्रतिच्छेदित कर रहा है तो मतलब एक बिंदु पर काट रहा है तो इसका एक ही हल होगा, अद्वितीय हल हो जाएगा, ठीक ना। और चलिए ये बात आपको पता चल गई होगी। चलिए और एक आप इसमें पढ़े होंगे, एक केस और आपने पढ़ा होगा, ए वन बटे ए टू बराबर रहा बी वन बटे बी टू इक्वल टू नहीं बराबर रहा आपका सी वन बटे सी टू। इस केस में आपको देखिए तो क्या होगा, इस केस में सबसे पहले आपका ग्राफ जो होगा समांतर होगा मतलब एक ग्राफ जाएगा और दूसरी ग्राफ भी जाएगा लेकिन कहीं संग नहीं करेगा। मतलब ये देखिए तो ग्राफ कहीं कट रहा है, मेरा नहीं कट रहा है ना, तो इसका मतलब ये असंगत है कि है असंगत, मतलब कहीं संग नहीं हो रहा है, असंगत है तो लाजमी है इसका हल क्या होगा, इसका हल कोई हल नहीं होगा। जब ये कट ही नहीं रहा तो इसका हल तो नहीं होगा ना, इसका हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और क्या, ग्राफ इसका समांतर होगा और ये इसका कोई हल भी नहीं होगा और इसका ग्राफ इसका क्या होगा, समांतर होगा और
और जो होगा इसका हल कोई हल नहीं होगा और ये असंगत रहेगा। चलिए ये तीनों इसी तीनों पर से बहुत ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए तो यहाँ मेरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यदि मेरा a1 x प्लस का b1 y प्लस का c1 इक्वल टू का 0 और दूसरा दिया हुआ है a2 x x1 और b2 y प्लस का c2 इक्वल टू 0 तो दिया हुआ है, तो इसका हल क्या हल होगा। देखिए तो a1 बटे a2 बराबर नहीं दिया है b1 बटे b2। देखिए यहाँ मेरा क्या दिया, यदि आपका a1 बटे a2 बराबर नहीं रहेगा मतलब एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल होगा। एक हल में लगा दीजिए आप, ठीक एक हल होगा, ठीक ना। और देखिए समीकरण योग में इतना और इतना का दिया हुआ है, तो अनगिनत हल हो तो के का मान क्या होगा। के का मान देखिए पूछ रहा है, अनगिनत हल के लिए आपको क्या करना होगा, मतलब बहुत हल होगा। इस अनगिनत हल के लिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2 रहेगा। तो हम यहाँ से हम अनगिनत हल के लिए हम कर सकते हैं, क्या पूछ रहा है मेरा, समीकरण दिया हुआ है कितना x प्लस कितना 2y इक्वल टू कितना 3 और समीकरण 1 और 5x प्लस कितना के y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 15 और समीकरण 2 ये दिया हुआ है। चलिए यहाँ से अनगिनत हल के लिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 को हम बराबर करते हैं। तो चलिए हम यहाँ से a1 बटे a2 बराबर कर लेते हैं b1 बटे b2। चलिए यहाँ से a1 कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है और यहाँ से 5 दिया हुआ है, यहाँ से 2 और बराबर यहाँ से कितना दिया हुआ है 5, ये हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ से मेरा k का मान निकल जाता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा यहाँ पर तो आपका निकल जाएगा k का मान 10 निकल जाएगा। कहाँ 10 ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलिए, देखिए समीकरण युग्म इतना और 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू कितना 0 एवं px माइनस y और माइनस 2 इक्वल टू 0 का अद्वितीय हल होगा यदि p का मान होगा। देखिए अद्वितीय हल के लिए हम आपको बताए थे a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 का, लाजमी ये बताए थे, आपको बताए थे ना। तो चलिए इसके लिए हम a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं करेंगे। देखिए तो समीकरण 1 से हमको a1 का मान कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है और a2 का मान कितना दिया हुआ है p दिया हुआ है, बराबर नहीं होगा, क्या दिया हुआ देखिए a1 बटे a2, ठीक ना। अब माइनस 2 दिया हुआ है और b2 कितना दिया हुआ है माइनस 1 दिया हुआ है, माइनस माइनस यहाँ से हम काट देंगे और यहाँ से मेरा निकल जाएगा आंसर 2p इक्वल टू नॉट 6, यहाँ से मेरा आंसर हो जाएगा बराबर 3 नहीं होगा। देखिए तो कहाँ दिया हुआ ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, मतलब p इक्वल टू नॉट 0 होगा, नॉट मतलब 3 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। चलिए दो समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी होंगे यदि इस युग्म का, देखिए दो समीकरण युग्म, मान लीजिए समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया, प्रतिच्छेदित मतलब क्या हुआ एक बिंदु पर कहीं ना कहीं काट रहा है, तो इसका हल क्या बताए थे आपको, पीछे भी बताए थे कि इसका हल क्या होगा, इसका हल 1 होगा, क्या होगा इसका हल 1 होगा, एक हल इसका एक हल होगा। देखिए सिर्फ एक हल होगा, कितना सिर्फ एक हल होगा। देखिए यहाँ साफ बोल रहा है दो समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी हो, प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को मतलब काटती है इसलिए प्रतिच्छेदित बोल रहा है, तो इसका कितना हल हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यदि दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखाएं हो तब रैखिक समीकरण युग्म का होगा, तो रैखिक समीकरण युग्म का होगा हल, मतलब पूछ रहा है, बोल रहा है यहाँ पर यदि दो रैखिक समीकरण आलेख समांतर हो, समांतर देखिए इसमें दिया हुआ है, इस बार जो दिया हुआ है मेरा दो इसका आलेख जो दिया हुआ है समांतर है, एक दूसरा का मतलब आमने सामने है, समांतर है, ठीक ना। तो पूछ रहा है इसका समीकरण युग्म का हल होगा, क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, मतलब ये संगत नहीं कर रहा है या असंगत है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर
कोई हल नहीं, टिक कर देते हैं। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लीजिएगा, ठीक ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 पर, दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तब रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। यदि कर रहा है यहाँ पर दो रैखिक समीकरण आलेख का प्रतिच्छेदी रेखा हो, फिर से वही क्वेश्चन देखिए, लगता है तो क्वेश्चन आ गया क्या, देखते हैं तब। नहीं, दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो तो इसका हल समीकरण युग्म का हल होगा, समीकरण युग्म का हल होगा। तो इसका क्या हल होगा, देखिए तो प्रतिच्छेदी होगा तो इसका मतलब अद्वितीय हल होगा। मतलब अद्वितीय का मतलब ये होता है एक हल, अद्वितीय मतलब एक हल, एक हल पर टिक लीजिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या होगी। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस कितना, ए एक्स प्लस कितना बी वाई इक्वल टू क्या प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है। यहाँ से पूछ रहा है मेरा कितना हल हो सकता है। देखिए तो यहाँ तो वेरिएबल्स आपको दिया हुआ है, तो हम चाहे तो इसका वेरिएबल से एक का एक्स का या फिर वेरिएबल वाई का मान भी निकाल सकते हैं, लेकिन कितना निकाल सकते हैं, बहुत निकाल सकते हैं। यदि x इक्वल टू करेंगे तो मेरा y इक्वल टू पुट करेंगे तो x इक्वल टू बहुत मेरा मान निकलेगा, कभी कुछ निकलेगा तो कभी कुछ निकलेगा। इसका मतलब इसका हल जो है बहुत निकलेगा, अनंत होगा जाएगा, अनंत मतलब एक से अधिक हल होगा, क्या होगा, अनंत। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो चरों में समीकरण हल करता है x प्लस वाई इक्वल टू 2 तथा 2x प्लस 2y इक्वल टू 6। इनमें से कौन गुण है, मान देखिए कौन गुण है, दोनों में तुलना करके हमको देखना होगा। देखिए तो x प्लस कितना y इक्वल टू कितना 2 और कितना 2x प्लस कितना 2y इक्वल टू कितना, देखिए तो मेरा दिया हुआ है 6। तो यहाँ से हमको 2 कॉमन ले लेना, x प्लस कितना y इक्वल टू कितना 6, यहाँ से हम काटेंगे तो यहाँ से मेरा x प्लस y इक्वल टू कितना 3 हो जाएगा। तो इसमें तुलना करने के लिए कह रहा है, तो तुलना करने के लिए a1 बटे a2 बराबर हो रहा है b1 बटे b2, लेकिन मेरा बराबर नहीं हो रहा है c1 बटे c2 का। तो देखिए ऐसे गुण वाले को हम क्या बताए थे, पीछे बताए थे आपको कि जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर होगा, यदि c1 बटे c2 बराबर नहीं होगा तो इस केस में आपको हम बताए थे ऐसे ग्राफिक समांतर होगा और इसका कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या होगा, एक दूसरे के समांतर होगा, एक दूसरे के समांतर क्या होगा, इसका ग्राफिक एक दूसरे का समांतर, इसका आरेख हमें जाएगा एक दूसरे का समांतर, ये कभी मतलब इसका मिलन नहीं होगा, तो मतलब संगत नहीं होगा, ये असंगत होगा। समांतर होगा प्लस असंगत भी होगा और इसका कोई हल भी नहीं होगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू अद्वितीय होगा। तो अद्वितीय के लिए क्या बताया था, अद्वितीय केस के लिए आपको हम बताए थे a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2, ये ना b1 बटे b2 ये बताए थे आपको। देखिए तो ऑप्शन नंबर मेरा बी मिल रहा है, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और क्वेश्चन नंबर 10, यदि दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म a1 बटे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x और c2 इक्वल टू 0, तो अनंत हल होने के लिए, अनंत हल के लिए आपको बताए थे a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। इस केस में आपको हम बताए थे इसका हल अनंत होगा और इसका अनेक हमेशा संपाती होती है और इसका हल भी अनेक होती है और यह संगत होती है, ठीक ना, तीनों बात इसमें होती है। तो देखिए तो मेरा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 10 का ऑप्शन नंबर राइट सी हो जाएगा। एक्स तथा वाई के कौन मान युग्म समीकरण इतना और इतना के हल होंगे। देखिए यदि हम इसका हल करने चले तो इसका हल नहीं कर पाएंगे। चलिए ऑप्शन से हम चेक करते हैं।
देखिए तो x का मान यदि हम x और 2 वेरिएबल से दिया हुआ, इसमें हम पुट कर करके देखेंगे कि मेरा इक्वल टू जितना इधर का है लेफ्ट साइड है उतना मेरा राइट साइड आता है कि नहीं आता है। इस तरह से हम देखेंगे। एग्जाम में भी आप लोग को भी इसी तरह से देखना है, क्योंकि टाइम वहां पर कम होती है, इसलिए आपको देख लेना है लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होता है। देखिए इसका मान रख करके मेरा ऑप्शन से ही रखिएगा। x का मान यदि रख दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4, और कितना y का मान तो +6, ये नहीं होगा, ठीक ना। यहाँ पर आता है देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो -12 और -12 और -12 24 हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन मेरा बी इज द राइट आंसर, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चेक कर लीजिएगा 4 गुने x का मान -3 और -3 गुने कितना देखिए तो 4 है, प्लस 24 इक्वल टू 0। देखिए तो यहाँ से मेरा 12 आ रहा है, यहाँ से मेरा 12 आ रहा है, और प्लस 24 बराबर 0। देखिए तो मेरा यहाँ से -24 और +24 दोनों करके मेरा 0, तो मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। समीकरण युग में इतना के हल शून्यांतर होने के लिए a का मान निकालने के लिए शून्यांतर मतलब होने के लिए, देखिए यहाँ a का मान पूछ रहा है, तो हम यहाँ से सिंपली ये कर सकते हैं। आपके पास यदि आप a का मान यदि निकालने के लिए कर रहा है, तो आपको a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 को बराबर कर लेना है। तो देखिए तो a1 कितना है मेरा, a1 a है और b1 a2 कितना है, देखिए a2 2 बराबर कितना, b1 10 और b2 5 है। तो यहाँ से मेरा कट करके हो जाएगा 5, यहाँ से मेरा कट करके 2 हो जाएगा, और यहाँ से मेरा 4 निकल जाएगा। a इक्वल टू 4 राइट आंसर, a इक्वल टू 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। देखिए इतना का दिया हुआ अनंत हल होने के लिए आपको बताया था a1 बटे a2 तीनों बराबर होते हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 आपको बताए थे। तो यहाँ से हमको मान क्या बराबर कर लेना, इक्वल कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से हम यदि हम कर लेते हैं a1 बटे a2 यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 यदि हम बराबर कर लेते हैं, तो देखिए तो यहाँ से मेरा मान निकल रहा है। देखिए a1 कितना है 1 और a2 कितना है, देखिए तो मेरा a है बराबर कितना है b1 कितना है आपका, b1 2 दिया हुआ है और b2 का मान a माइनस b। चलिए यहाँ से मान फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए तो a माइनस b और 2a, देखिए तो माइनस b इक्वल टू कितना 2a प्लस, तो माइनस इधर कर लेते हैं, तो माइनस b इक्वल टू कितना हो जाएगा a इक्वल टू आपका हो जाएगा a इक्वल टू हो जाएगा आपका a माइनस इधर b है, तो इधर प्लस में ला करके क्या कर लेंगे a प्लस b इक्वल टू कितना 0 आ रहा है, a प्लस b इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और आपको वीडियो के शुरुआत में आपको बोले थे आप 90% कैसे ला सकते हैं। देखिए 90% लाने के लिए आपको जिस तरह यहाँ का स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना होगा, और आपको अभी से नोट्स पर ध्यान उतना नहीं देने का। अभी आप क्वेश्चन बैंक ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए, और क्वेश्चन बैंक का ही आप ज्यादा से ज्यादा टारगेट कीजिएगा, क्योंकि उससे ही आपका मतलब क्वेश्चन लगभग 80 प्लस रह जाता है। तो 80% लगभग आपका क्वेश्चन बैंक से क्लियर हो जाता है। इसलिए आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बैंक और देखना है, और आपको क्वेश्चन बैंक से मतलब रिलेटेड आपको यदि जीनियस स्टडी देखते हैं तो सारा क्वेश्चन बैंक आपका क्लियर करवाएंगे। प्लस में उसका देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी जितना भी सब्जेक्ट होता है आपका पूरा क्लियर कराएंगे। इसलिए आप साथ जुड़े रहिए, आप बहुत ही बेहतर नंबर मतलब आप ला सकते हैं। और यदि आप कुछ नहीं भी पढ़े तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि जीनियस स्टडी में आपके लिए पूरा उपलब्ध करवाएंगे। ठीक ना, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए